हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आपको ये हेडिंग देखकर ही समझ में आ जा रहा होगा, आज से हम क्लास 12 के अकाउंट्स शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमने 11th में सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीखी है। सोल प्रोप्राइटर मींस कोई इंडिविजुअल पर्सन जब भी बिजनेस करता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसी करी जाती है, ये हमने 11th में देखी है। अब हमारा लेवल बढ़ेगा। अभी तक सिर्फ हम कोई पर्सन अगर इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा था उसकी अकाउंटिंग करते थे, बट अब हम अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप की, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को कर रहे हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होती है, हम 12th क्लास में उसको पढ़ेंगे। और उसके ऊपर कंपनी, अगर कंपनी बनाकर लोग बिजनेस करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे दिमाग में ये आता है कि पार्टनरशिप होता क्या है। अगर मैं आपको बहुत सरल और आसान भाषा में बताऊं तो पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एक ऐसा दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जब दो लोग मिलते हैं किसी काम को करने के लिए और उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटना। ठीक है, यही तो। अगर मैं किसी के साथ मिलकर काम करूंगा तो मेरा उद्देश्य क्या होगा कि हम दोनों मिलकर कोई ऐसा काम करें जो क्या हो, जिससे हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो और जिसका प्रॉफिट और लॉस हम दोनों में बढ़ सके। बहुत सरल भाषा में ये आपने देखा क्या होता है पार्टनरशिप। अगर हम बात करें कि 12th क्लास में जो हमें उसकी डेफिनेशन दी है तो वो होती है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all। सिंपल सा, दो या दो से ज्यादा अगर लोग किसी काम को मिलकर कर रहे हैं तो वो हमारे लिए पार्टनरशिप होती है। अब इसमें आते पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा लोग काम करें, किसके लिए काम कर रहे हैं। एक तो बिजनेस और बिजनेस काम करें प्रॉफिट या लॉस, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, बट काफी बार ऐसा होता है उसमें लॉस भी आता है। अगर लॉस होगा तो लॉस भी किसमें, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो आपको बहुत सरल भाषा में मैंने बताया कि पार्टनरशिप क्या होती है। अब हम समझेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी डेफिनेशन से या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर बता सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे हमेशा पार्टनर दो या उससे अधिक लोग मिलकर करेंगे, मींस टू और मोर पर्सन हैविंग स्टार्ट देयर पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छा दो या दो से ज्यादा लोग तो होने चाहिए, बट उसकी मैक्सिमम लिमिट भी तो होगी। कंपनीज मिसलेनियस एक्ट 2013 ये कहता है कि पार्टनरशिप की लिमिट 50 होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और ये क्लियरली बताता है कि अगर कोई भी पर्सन पार्टनरशिप कर रहा है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा मेजर होना चाहिए, मींस माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मींस वो पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा, वो किसी भी अदर लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो किसी दूसरे कानून ने उसको मना कर दिया कि अब ये किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो उस पर्सन को भी पार्टनरशिप के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो पहला हमारा एसेंशियल फीचर क्या होगा, टू और मोर पर्सन। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट। हमेशा याद रखना पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे, अगर मैं किसी के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं तो मेरे और उस पर्सन के बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा कि हम काम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इतना होगा और क्या कहते हैं इतना इतना पैसा लगाएंगे, ये काम आप करोगे, ये काम मैं करूंगा, सारी चीज डिसाइड होगी। अब वो एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं ये एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। आप मतलब ओरल बोलकर भी बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो और रिटर्न करोगे तो भी आपका पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट में जरूर मुझे बताना कि इनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा। ठीक है, ये मेरे लिए, ये आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा। जो हम बोलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा
या हमारे लिए बेस्ट रिटर्न में रहेगा। ठीक है, अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है लॉफुल बिजनेस। कहता है जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करोगे ना, तो जो काम होगा वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना। आप चलो ठीक है, आपने इलीगल काम कर रहे हो तो आप उसके लिए कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते हो। इट मींस बहुत सिंपल, आप क्या सकते हो, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। अब आप मुझे बताओ क्या ये फीचर है या नहीं है पार्टनरशिप का, कि आप जब भी पार्टनरशिप फर्म किसी के साथ मिलकर स्टार्ट करोगे तो उसमें आप प्रॉफिट शेयरिंग जरूर डिसाइड करोगे, जरूर प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो डिसाइड होगा ही होगा। आज मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करता हूं तो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि जो भी हमारा मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, आप इतना लोगे और मैं इतना लूंगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस कैरिड बाय ऑल, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब इसमें बहुत आसान है, क्या ना, या तो सभी पार्टनर एक्ट कर रहे होंगे, मतलब सभी पार्टनर मिलकर काम कर रहे होंगे, या सबके बिहाफ पर कोई एक पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मान लो 10 पार्टनर हैं, 10 पार्टनर में से सिर्फ काम करने वाले जो पार्टनर हैं, जो डिसीजन लेने वाले पार्टनर, वो सिर्फ 2 हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत आसान है इसमें, ऐसा कोई मना नहीं है। 10 के 10 लोग अगर है तो 10 के 10 लोगों को काम करना जरूरी है। हो सकता है 8 लोगों में पैसा लगाया और 2 लोग के पास स्किल है, एजुकेशन है, वो सिर्फ मैनेजमेंट संभाल रहे हो, वो पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इस फॉर्म में भी ये भी एक एसेंशियल फीचर है किसका, पार्टनरशिप का। ठीक है, आई होप आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन और उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। हम 11th से ही एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार बता रहा हूं कि जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस है और ऑनर है, ठीक है, वो अलग अलग है। यस, बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, ये अलग अलग है, मगर किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम ऑनर को और बिजनेस को क्या करते हैं, अलग अलग एंटिटी मानते हैं कि हम सारे जो भी हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस के नाम करेंगे, ऑनर के नाम पर नहीं करेंगे। अब बात आती है एक कॉन्सेप्ट और की, कि चलो अकाउंटिंग तो आप अलग अलग कर रहे हो, बट अगर कोई लीगल केस होता है, लीगल केस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को एक ही पर्सन माना जाता है। मगर कैसे, मान लो इनके ऊपर इन्होंने कोई धोखाधड़ी कर दी, किन्हीं 2 लोगों ने मिलकर किसी थर्ड पर्सन के साथ धोखाधड़ी कर दी, तो अब वो बिजनेस के ऊपर केस करेगा या ऑनर के ऊपर केस करेगा। उस केस में ये दोनों एक ही पर्सन माने जाएंगे और वो केस इन दोनों के ऊपर चलेगा, मींस इन दोनों की एक आइडेंटिटी है, उनके ऊपर चलेगा। तो मैंने आपको ये लिखवा भी रखा है, पार्टनरशिप इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैंने अभी आपको बताया, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को एक माना जाएगा, बट अगर हम बात करें पार्टनरशिप इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो इन दोनों की क्या है, अपनी अलग अलग पहचान है। अब मैं आपको कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताऊंगा कि इनके राइट्स क्या होते हैं, इनकी ड्यूटीज क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसके पार्टनर। हम बात करेंगे जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर होंगे उनके क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहला राइट आप देखते हो, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर का ये राइट है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, मतलब हिस्सेदारी होगी। जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब कार्य प्रणाली, जो भी कार्य प्रणाली उसके अंदर हर पार्टनर क्या करेगा, अपने को पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ काम वो जरूर करेगा।
दूसरा है हमारा राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस। वो अपने एम्प्लॉय से, अपने पार्टनर से बिजनेस के बारे में कंसल्ट करता रहेगा, बिजनेस के अकाउंट के बारे में हमेशा वो जानकारी लेता रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट हमारा राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो थर्ड पॉइंट है आपका वो कहता है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको एक पूरा अधिकार है हर पार्टनर को कि वो बुक्स को चेक कर सकता है कि किसी बुक में कोई गड़बड़ तो नहीं है। चौथा पॉइंट है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। मतलब उसको राइट है कि जो भी प्रॉफिट लॉस का रेशियो डिसाइड हुआ है पार्टनर में, उसको उसका हिस्सा मिले, ये उसका राइट है। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान अच्छे तरीके से बताता हूं। देखो क्या होता है, जब भी बिजनेस को कोई ऑनर पैसा दे एज ए लोन, एज ए कैपिटल नहीं, तो कैपिटल लगाता है तो उस पे इसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। बट मान लो कि उस कैपिटल लगाने के बाद भी बिजनेस में कुछ पैसे की कमी रह जाती है और ऑनर ही एज ए लोन, जैसे अगर मान लो बिजनेस किसी बाहर के पर्सन से पैसा लेने जाता तो उसको ब्याज देना पड़ता, इंटरेस्ट देना पड़ता। तो बिजनेस ने सोचा कि भाई चलो ठीक है ऑनर से ही ले लेते हैं, क्यों बाहर जाना। तो ऑनर ने एज ए लोन इसको लोन दिया, पैसा दिया बिजनेस को। तो उस बिजनेस में अगर अब कोई चीज बताने रखी कि इंटरेस्ट के बारे में, अगर कोई इंटरेस्ट बता रखा है कि इस रेट पर ऑनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो उस रेट पर ऑनर को इंटरेस्ट मिलेगा। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर वो बताना भूल गए कि ऑनर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा तो इसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ये यही पॉइंट है कि अगर ऑनर एज ए लोन बिजनेस को पैसा देता है तो उस पर मालिक को और कुछ नहीं बता रहे हैं इंटरेस्ट के बारे में, तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सो अब आता है राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जजमेंट। काफी बार ऐसा होता है कि जो एक इंडिविजुअल पार्टनर है किसी से डील करने गया और डील करने गया, अब वो डील उसी टाइम के लिए अगर वो डिसीजन ले लेता है तो हो सकता है उस पार्टनरशिप को बहुत बेनिफिट मिले, और वो डिसीजन नहीं लेता तो हो सकता है पार्टनरशिप को नुकसान है। तो उस सिचुएशन में उसको अपने बेस्ट जजमेंट से, मतलब बेस्ट जजमेंट से बेस्ट तरीके से डिसीजन लेना है ताकि बिजनेस के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। तो क्या राइट है उसके पास, अगर उसको लग रहा है, वैसे तो किसी भी पार्टनर को डिसीजन लेने से पहले अपने सभी पार्टनर से पूछना पड़ेगा। इन केस ऐसी सिचुएशन बनते कि सभी पार्टनर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करेगा उस सिचुएशन में, अपना बेस्ट जजमेंट लगाएगा, अपने बेस्ट तरीके से सोचकर वो डिसीजन ले सकता है। और उसके अगर कोई भी खर्चे होंगे, अगर उसने उस टाइम कर दिए हैं, तो वो खर्चे उसको पार्टनरशिप फॉर्म से रिटर्न मिल जाएंगे। अब बात करते हैं राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस। ये पार्टनर का अधिकार है हर पार्टनर का कि वो एक नोटिस देकर प्रॉपर वो पार्टनरशिप फॉर्म से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। ठीक है, देन राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कोई भी पार्टनर जब तक सभी के सभी पार्टनर एग्री ना हो जाए, कोई न्यू पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकता है। ठीक है, सो ये सारे के सारे राइट्स होते हैं पार्टनर के, वो पार्टिसिपेट करेगा, वो कंसल्ट करेगा कि क्या बिजनेस में हो रहा है, क्या चल रहा है, वो बुक्स चेक कर सकता है। बुक्स का मतलब अकाउंट्स, किस तरीके के अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, उसको इंटरेस्ट मिलने का अधिकार है। उसको वो अपने किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि अगर वो डिसीजन वहां पे ले लेता है तो कंपनी को बहुत बेनिफिट हो सकता है, तो वहां पे ले सकता है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है। देन वो नोटिस देकर रिटायर हो सकता है और वो किसी नए पार्टनर को आने से रोक सकता है जब तक सभी पार्टनर का हाँ नहीं बोल देते हैं कोई न्यू पार्टनर, तभी सभी पार्टनर एग्री होंगे। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले मैं बता दूं पार्टनरशिप डीड क्या होती क्या है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब लिखित में एक क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी चीज, पार्टनरशिप फर्म की सारी चीज के बारे में बताया जाता है। सारी चीज, सारी इंफॉर्मेशन, जैसे उसका नेम, उसका एड्रेस, फर्म का एड्रेस, कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नाम क्या 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 बिजनेस कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और
ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मतलब हर एक इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में होती है। तो पार्टनरशिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के फर्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिससे कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो ना हो सके, और अगर हो भी तो उस डिस्प्यूट को कैसे सेटलमेंट करना है वो भी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर होता है। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले बताया इट इज रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। अगर हम कोई चीज रिटन में कर लेंगे तो क्या आपको नहीं लगता है इससे लड़ाई के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारी चीज पहले ही क्लियर कर लिया है, तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आता है इट इज लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल द पार्टीज। अब अगर मैं बता दूं कि ये सभी पार्टनर्स से साइन किया होता है, इसमें सारी डिटेल्स लिख दे, सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा, कैपिटल इतना मिलेगा, इंटरेस्ट इतना मिलेगा, अगर आप एज ए सैलरी दी जा रही है किसी पार्टनर को तो वो इतनी दी जाएगी, मींस एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस डीड। ठीक है, सो अब बात करते हैं सारी चीज क्या जाएगी। आप देखते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर के नेम, उनकी डिटेल्स सारी इसके अंदर आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, मतलब फर्म का नेम क्या है, फर्म कहाँ है, फर्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस कॉलम में आ जाएगी। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अच्छा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मींस जो मेन, वैसे तो इसका ऑल ओवर हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड हो, बट प्रिंसिपल प्लेस कहाँ है, जहां पे हेड ऑफिस इसको हम कहते हैं। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस की बिजनेस किस चीज में डील कर रहा है, मतलब बिजनेस ऑटोमोबाइल का है, मोबाइल का है, टेक्सटाइल का है, मार्बल्स का है, किस चीज का बिजनेस है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर नेचर ऑफ बिजनेस। फिर कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप कब से शुरू हुई है इसको भी आपको बताना पड़ेगा कि इस डेट से हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है इस कॉलम में था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस पर वो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो बताना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा लेते हैं तो उस पर पार्टनर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको पे करेगा, मतलब बिजनेस को पे करेगा। देन हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 1:1 होगी, 2:3। जैसे मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों का रेशियो 1:1 भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो इसमें बताया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमने इस पॉइंट में पढ़ा था। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में नहीं है, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। मान लो अगर पार्टनर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, उसके बाद उसके लिए उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो भी इसके अंदर होगा। अगर नहीं दिया होगा तो कोई रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। गुडविल की वैल्यूएशन मतलब गुडविल किस मेथड से निकाली जाएगी वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। और जैसे मैं कुछ आपको और पॉइंट बता दूं, सबसे पहले जैसे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, स्पेस थोड़ा सा इशू है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जब कोई पार्टनर जाएगा या आएगा तो उसका अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, मैं आपको लिखवा देता हूं। यहां पर मैं समझ जाना, यहां पर मान लो कौन सा है 13 पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, 14 हो गया आपका अकाउंटिंग पीरियड भी आपका होना चाहिए। ठीक है, देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मीन्स ऐसे ही आपके बहुत सारे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जब पार्टनर रिटायर होगा तो किस तरीके से किस मेथड से सेटलमेंट करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, जनरली तो जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, बट इससे अलग भी हो सकता है, वो बताना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आप सेटलमेंट कैसे करोगे वो भी आपको क्या करना होगा, बताना होगा। देन हम बात करेंगे 16 की, अगर एक डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में भी बताया, अगर डेथ हो जाती है तो कैसे कैसे उसका अकाउंट सेटल कर देंगे। और जो सबसे मेन है
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। हर पार्टनर का इसमें तो नहीं है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की वो भी इसके अंदर सारी लिखी होगी। सो जहां हम अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो उसको कवर करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो।